दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का पूरा सिलेबस ब्रीफ में जान लेंगे। यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन सभी टॉपिक्स के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये भी हम जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिलेबस में है 10 टॉपिक्स: ड्रामा, पोइट्रीज, फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन प्रोज, लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडी, criticism, literary theory, World War II, and the last one is research methodology। इनके बारे में हम ब्रीफ में तो जान ही लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं इसमें के IMP टॉपिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है ब्रिटिश लिटरेचर। दोस्तों आप मान सकते हो कि यूजीसी नेट में 50% क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से आते हैं, लेकिन इस एक टॉपिक में ये सभी 10 टॉपिक्स इंक्लूड है। ब्रिटिश में ड्रामास की कैसी शुरुआत हुई, वहाँ पर पोइट्री कैसे आई, फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ वहाँ पर कैसे डेवलप हुई, लैंग्वेज टीचिंग वहाँ की कैसी थी, वहाँ की कल्चरल स्टडी के बारे में वो पूछेंगे, वहाँ का क्रिटिसिज्म, वहाँ की लिटरेरी थियोरी, वहाँ की रिसर्च मेथोडोलॉजी और वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इंग्लिश हिस्ट्री में आती है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ब्रिटिश लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रेस और इसकी डेवलपमेंट ब्रिटिश से हुई थी, क्योंकि 16वीं सेंचुरी में कोलंबस और वास्को दी गामा जैसे महान लोगों ने समुद्री मार्ग से दुनिया की खोज की और इसके वजह से ब्रिटिश हर तरफ फैल गए। उन्होंने हर तरफ जाकर अपनी जगह बना ली थी और फिर ये ब्रिटिश लोग सभी और जाकर अपना राज जमाने लगे, दुनिया की हर कोने तक पहुंचने लगे और उस वजह से उनके साथ साथ ये लैंग्वेज भी वहाँ तक पहुँच गई और उस वजह से इंग्लिश आज तक आबाद है। इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश के बारे में, क्योंकि वहाँ पर उसकी हिस्ट्री जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में उसे इम्पॉर्टेंट है और उसी के वजह से हमें उसे इम्पॉर्टेंट देना होगा। दोस्तों ब्रिटिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है वहाँ के राइटर्स, और इन राइटर्स के बारे में जानने के लिए मैं एक बुक रेफ़र करती हूँ, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन। ये बहुत ही बड़ी बुक है, लेकिन इसमें वो सभी आपको राइटर्स मिल जाएंगे जो IMP है ब्रिटिश लिटरेचर में। आप उन पर्टिकुलर राइटर्स के बारे में उसमें से जान सकते हो। पूरी किताब अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोस्ट IMP जो राइटर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे सर्च कर सकते हो। सेकंड टॉपिक इज़ अमेरिकन लिटरेचर। इसके लिए मैं एक बुक रेफ़र करूँगी जो है कैथरीन मैम की बुक। हमारा तीसरा टॉपिक है इंडियन लिटरेचर। इसके लिए मैं बुक रेफ़र करना चाहूँगी AK मल्होत्रा साहब की। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसे इंडियन लिटरेचर का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अफ्रीकन लिटरेचर। ऐसे बहुत सारे अदर्स कंट्रीज़ के लिटरेचर आएंगे, ये इतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो आते हैं यहाँ के राइटर्स पर। तो इसी की वजह से आप वेस्टर्न लिटरेचर के सभी ऑथर्स के बारे में गूगल कर सकते हो, इस पर रिसर्च कर सकते हो। ऑनलाइन स्टडी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब जबकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इसके बारे में बुक नहीं बताऊँगी, आप इसका सोर्स ऑनलाइन ही रखना। लिमिटेड ऑथर है, लिमिटेड ऑथर के बारे में पढ़ना। देखिए मैंने जितने भी बुक्स बताए हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाई की। आप चाहे तो मैंने बताई हुई बुक को रेफ़र कर सकते हो या फिर कोई और भी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम बढ़ेंगे अब रियल सिलेबस पर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था? ड्रामा। अब मैं ड्रामा पर जो जो IMP टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। सबसे IMP टॉपिक है कि इंग्लिश ड्रामा की हिस्ट्री क्या है, ड्रामास की डेवलपमेंट कैसी हुई। इंग्लिश ड्रामा की डेवलपमेंट हुई है ग्रीक से। ग्रीक में सबसे पहले इंग्लिश ड्रामा स्टार्ट हुआ था। उस वक्त का सबसे फेमस ड्रामा है ऑडिपस रेक्स। इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसे लिखा था सोफोक्लिस ने। एक्चुअली इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। इस वजह से आप अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस वजह से आपको मैंने डाली हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ड्रामास की शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 राइटर्स हैं, एशिक्लस, सोफोक्लिस और इनोबिट्स। सोफोक्लिस के बारे में सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ, उनका ऑडिपस रेक्स ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एशिक्लस के 3 वर्क्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला है ऑरिस्टिया ट्रियोलॉजी। इस ऑरिस्टिया ट्रियोलॉजी के 3 पार्ट्स हैं। ऑरिस्टिया ट्रियोलॉजी मैंने पढ़ी है और तीनों भी आउटस्टैंडिंग स्टोरीज है, तो इस पर आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस लेकर आऊँगी। उनका अगला वर्क है रिवेंज ट्रेजेडी और आखिरी है सेनेका। इन तीनों को नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ड्रामा में अगला IMP टॉपिक है मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज एंड मॉरलिटी प्लेज। मिस्ट्री प्लेज में बाइबल की स्टोरीज होती है, मिरेकल प्लेज में लाइफ पर डिपेंड बातें होती है और मॉरलिटी प्लेज में पर्सोनिफिकेशन पर स्टोरीज होती है।
जिसमें आपको गुड एंड इविल क्वालिटीज़ की स्टोरीज भी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ ड्रामास बता दूँ। हेवुड, फोर पाइस, एवरीमैन। एवरीमैन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना, एवरीमैन। एंड द लास्ट वन इज सेकंड सी फॉर प्ले। अगला हमारा आईएमपी टॉपिक है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ एलिजाबेथ थिएटर। अब जबकि मैंने बताया है कि ग्रीक में ड्रामास की स्टार्टिंग हुई थी, बाद में हमने देखा कि सोफोक्लेस और इनोपिड्स के जैसे अच्छे अच्छे राइटर्स आए, जिस वजह से ड्रामास की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। मिस्ट्री प्लेज आए, मिरेकल प्लेज आए, मॉरलिटी प्लेज, जिस वजह से ड्रामास की अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो ड्रामा में बाइबल की स्टोरीज को ही दिखाया जाता था और ड्रामा सबसे ज़्यादा चर्च में चलता था, क्योंकि उस वक्त उसे बाहर अलाउ नहीं किया था। लेकिन अब ड्रामास को चर्च के बजाय बाहर भी पब्लिश करवाने की मंजूरी मिल चुकी थी, उस वजह से अब थिएटर आना शुरू हो चुके थे। और उसी वजह से हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ एलिजाबेथन थिएटर। अब एलिजाबेथन क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ जब इंग्लैंड की रानी हुई तो उसने इसको मंजूरी दी थी कि वो बाहर भी अलाउ कर सकते हैं, बाहर भी ड्रामास को ला सकते हैं, उस वजह से उसे एलिजाबेथन थिएटर कहा जाता है। उस वजह से उस वक्त के एक्टर के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन रखना। दोस्तों उस वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट थिएटर के नाम, रोज, ग्लोब, स्वा एंड फ्लोप। दोस्तों ड्रामास में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स ये एक 7 राइटर्स का कलेक्शन है, जिस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में आई। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क आने लगे, लोग बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगे, जिसका सारा श्रेय जाता है इन 7 राइटर्स को। और इसी वजह से इन 7 राइटर्स को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से इन 7 राइटर्स के कलेक्शन को कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। आपके मन में एक सवाल होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स ही क्यों? इन 7 राइटर्स के बारे में यूनिवर्सिटी वर्ड बहुत ही ज़्यादा मीनिंग करता है, क्योंकि सबको पता है दुनिया में 2 ही यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। नंबर 1 पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड है कैम्ब्रिज। और इन 7 राइटर्स में से 6 राइटर आए हैं इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर 3 राइटर्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और 3 राइटर्स है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लेकिन इनमें से एक राइटर ऐसा है, इसने इन दोनों भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, और उनका नाम है थॉमस किड। तो चलिए जान लेते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किस किसने पढ़ाई की। तो उनका सीक्वेंस है जॉन लिली, जॉर्ज पिल एंड द लास्ट वन इज थॉमस लॉज। और जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उनके नाम है क्रिस्टोफर मार्वलो, रॉबर्ट ग्रीन एंड द लास्ट वन इज थॉमस नैश। इसके साथ ही आपको ये 7 नाम भी पता चल गए, फिर भी इसे एक बार मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जॉन लिली, थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्वलो। सबसे पहले पढ़ेंगे जॉन लिली के बारे में। अब हम उनके बारे में उतना ही डिस्कस करेंगे जितना यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट है। इनका द एंटोमी ऑफ विट 1579 ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दूसरा इनका ड्रामा बहुत फेमस है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा एंड कंपास प्ले 1581। दोस्तों इनका सोफो एंड पाओ बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। ये तीनों भी वर्क इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना और इनके बारे में और भी ब्रीफ जानने की कोशिश करना। फ्रेंड्स इन 7 राइटर्स के बारे में आप जितना भी डीप जानने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स, और उनके वर्क पे ही इंग्लिश आबाद है। उस वजह से इन 7 राइटर्स को बहुत ही सीरियसली पढ़ना। फ्रेंड्स अब ड्रामा में और कुछ नहीं है, सिर्फ अब रह गए तो राइटर्स, और राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, इनके वर्क्स के बारे में और इनकी थोड़ी बहुत इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करना। मैं राइटर्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखती हूँ, आप इन सभी राइटर्स को पर्टिकुलरली सर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वर्क्स पढ़ना। जैसे कि जॉन ड्राइडन की औरंगज़ेब, ऑल ऑफ लव, इंडियन क्वीन और इंडियन प्रिंसेस, ये कुछ वर्क है उनके जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो हमेशा हीरोइक ट्रेजेडीज लिखते थे। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में आया पोस्ट मॉडर्न ड्रामा और इसकी फिर डेवलपमेंट हुई। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम बता देती हूँ, जैसे कि हेरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, थॉम स्टॉपर्ड, जॉन ऑसबॉर्न और नोल कॉवर्ड। अदर भी कुछ प्ले राइट्स है, लेकिन इतने ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डीप जानने की कोशिश करना। जैसे कि पहले राइटर्स के बारे में मैंने बताया। अब देखिए यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ड्रामा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इतना ही है, इतने ही आईएमपी टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर इनके बारे में सर्च करना। अगर मैं इसका सोर्स बताऊँ तो देखिए विलियम जे लॉन्ग की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ही अच्छा सोर्स है। मैं पर्सनली उसे पढ़ती हूँ। ये जो पूरे टॉपिक है उसमें है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है पोइट्री, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहली थी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, उसके बाद मिडिवल पोइट्री आई। तो देखिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहली पोइट्री मानी जाती है बीवुल्फ की।
वैसे तो पता नहीं है ये किसने लिखी है, लेकिन माना जाता है बीवुल्फ ये सबसे पहली पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बीवुल्फ हमेशा याद रखना, ये फर्स्ट पोइट्री है। मेरा प्रॉमिस है बीवुल्फ पर ज़रूर वीडियो बनेगी फ्रेंड्स। 2 दिन के बाद इसे अच्छी तरह से हम कवर कर लेंगे। ओके, अब देखिए पोइट्री के स्टार्टिंग के सेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। सबसे पहले तो चौसर आएंगे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला राइटर माना जाता है चौसर को। उनके बारे में 3 एजेस बनती है, चौसर के पहले की, चौसर की और चौसर के बाद की, यानी कि चौसर की 3 पैटर्न को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तो क्या देख रहे थे हम कि चौसर जो है वो इम्पोर्टेंट राइटर है इस पोइट्री में स्टार्टिंग में। उसके बाद आए विलियम लैंगलैंड, उसके बाद जॉन विक्लिफ, फिर गोवर, फिर वैड एंड सूरी। ऐसे बहुत कुछ राइटर्स आने लगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है जितने मैंने बताया है। चौसर का कैंटरबरी टेल बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है क्योंकि इसमें 24 स्टोरीज़ का ये एक कलेक्शन है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो सीरियसली तो आपको कैंटरबरी टेल पता ही होगा। दोस्तों मैंने कैंटरबरी टेल पर वीडियो डाली है और उसमें कौन कौन से वो 24 पिलग्रिम्स हैं जो बताने वाले हैं, वो उनका जनरल प्रोलॉग है, उसका भी मैंने वीडियो डाला है। और उन 24 पिलग्रिम्स में जो सबसे पहली स्टोरी बताता है उसका नाम है द नाइट। अपने चैनल पर उसका वीडियो डाल रखा है। आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी आपको और डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लिंक दे दूंगी। ओके, उसको देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक लव स्टोरी है। अगर वक्त मिले तो ज़रूर देख लेना। जैसे चौसर का कैंटरबरी टेल फेमस है, वैसे ही विलियम लैंगलैंड का पियर्स द ब्लेमन, वैसे ही जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नोटेबल वर्क है, इसे नोट कर लेना। ये राइटर्स है, इनके ये वर्क है। नोटेबल कुछ वर्क होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने राइटर्स बताए हैं, अब आप इसे सर्च कर देख लेना कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। यहाँ पर मैं टॉपिक्स बता रही हूँ तो इसका इतनी डीप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना इतना भी ईजी नहीं है, उस वजह से आप इसे सर्च कर देख लेना। ओके, मैं सिलेबस के IMP टॉपिक्स को ही टच करने वाली हूँ आज। आने वाले कुछ दिनों में इन हर एक टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो होगी और उस वक्त हम उसे डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया ओल्ड इंग्लिश पोइट्री और मिडिवल पोइट्री के बारे में। अब उसके बाद आई रेनेसन पोइट्री, यानी कि एलिजाबेथ या फिर जेकोबिथन या फिर पुरितन पोइट्रीज। इस एज में पोइट्रीज की डेवलपमेंट होने लगी। यहाँ पर सोनेट भी लिखने लगे। एक 14 लाइन का ये कलेक्शन होता है सोनेट यानी, और इसे सीक्वेंसली वो लिखना स्टार्ट कर चुके थे वहाँ के राइटर्स, इस एज के राइटर्स। तो वो राइटर्स थे एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, थॉमस स्कैलविली, माइकल ड्राइटन, वरियस स्कूल्स। इस एज में मेटाफिजिकल पोइट्रीज भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और भी कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनके नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। उनमें से जो मिल्टन है, उनका पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रेगन और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्रेंड्स, उन्होंने ये पोएम तब लिखी थी जब ये अंधे हो चुके थे। ठीक 2 साल के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी। जो आंखों की रोशनी चली गई है उसका यहाँ पर उन्होंने उनका दुख बताया है। इसे भी हम कुछ दिनों में पढ़ लेंगे। रेनेसन पोइट्री के बाद आती है बारी न्यू क्लासिकल पोइट्रीज़ की। यहाँ पर रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और ट्रांसिशनल, यानी कि ये 3 एज में डिवाइडेड है। यहाँ पर बहुत ही फेमस राइटर है ड्राइडन, जिनकी मैकफ्लूथ नाम की एक पोइट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, UGC नेट में इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में हो या फिर इसकी स्टोरी के बारे में हो, इसे भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद टेंसियार्ड, उसके बाद फेमस राइटर आए थॉमस ग्रे, जिनका बर्न और प्रोग्रेस ऑफ पॉलिसी, ये वर्क बहुत फेमस है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, उसके बाद इंग्लिश में आए कैवलियर पोइट्स। अब देखिए, न्यू क्लासिकल पोइट्री के बाद आई रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं विलियम ब्लैक के, विलियम वर्ड्सवर्थ के, कॉलरिज के, शेली के और लॉर्ड बैनर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनके बारे में नोट कर लेना। और रोमांटिक पोइट्री के बाद आई विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री के फेमस राइटर थे टेनिसन, E.B. ब्राउनिंग, जॉन क्लेयर आर्नोल्ड, क्रिस्टीना रोजेटी, R.L. स्टीवेंसन, ऑस्कर वाइल्ड, W.B. येट्स, क्लिपिंग, हार्डी एंड होपकिंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर है विक्टोरियन पोइट्री के। और उसके बाद आई मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। पोइट्री में ये एज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसमें इंग्लिश पोइट्री बहुत ही ज़्यादा फास्टली डेवलप हुई। क्योंकि इस एज में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो चुका था और वर्ल्ड वार सेकंड के लिए जो इंस्पायरिंग पोइट्रीज थी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आ रही थी। तो उस वजह से पोइट्रीज की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से उसे फेमस होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इलियट, पाउंड, थॉमस स्टीवेंसन, विलियम कैरोल्स, विलियम रेनर, मारिया रिल्के और लास्ट है आर्ट्योर रिमॉर्ड। हमारा अगला टॉपिक है फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज।
अब देखिए शुरू से शुरुआत करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ की। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ थी डैनियल डिफोस की, जॉन बनियान, सर थॉमस मैलोरीज और जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट एक बहुत ही कमाल के राइटर है दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको मैं इन सभी राइटर्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इसके बारे में डीप आप भी जान लेना। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक राइटर पर एक नई वीडियो डालूँ जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल में उनकी बायोग्राफी समझ में आ सके, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। नेक्स्ट है फोर व्हील्स ऑफ नोवेल। अब देखिए अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर व्हील्स ऑफ नोवेल यानी कि तो वो 4 राइटर्स हैं, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टेरन एंड द लास्ट वन इज टैबिस स्मॉलेट। ये 4 राइटर्स हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फोर व्हील्स ऑफ नोवेल, राइट। हमारा अगला आईएमपी टॉपिक है नोवेल इन द 19th सेंचुरी, यानी कि गोथिक नोवेल। अब देखिए 19th सेंचुरी में जो भी नोवेल लिखी थी उनके बारे में अगर किसी ने पूछा है तो उनको दूसरा एक नाम है एडिशनल, वो है गोथिक नॉवेल। और इस 19th सेंचुरी के फेमस राइटर है वॉल्टर स्कॉट, जिरॉज मेरेडिथ, वॉल्टर स्कॉट, एड रैडक्लिफ, विलियम बैकफोर्ड, मैथ्यू लुइस, मैरी शेली, मैरिया एडवर्ड। तमाम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। इनकी यहाँ पर लिस्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए 19th सेंचुरी के बाद आई विक्टोरियन नॉवेल्स और उसमें के फेमस राइटर की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। और उसमें के फेमस राइटर्स है चार्ल्स डिकेंसन, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, विलियम मॉरिस, मिल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स। इस विक्टोरियन नॉवेल्स में क्या लिखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिज्म और नेचुरलिज्म में। ओके, अब देखिए उसके बाद आई मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज। उसमें हमने क्या देखा था कि कौन से फेमस वर्क थे जो लिखे थे डैनियल डिफो, जॉन बनियान या सर थॉमस मैलोरी और जोनाथन स्विफ्ट। उसके बाद फोर व्हील्स के बारे में देखा, उसके बाद 19th सेंचुरी गोथिक नॉवेल्स के बारे में देखा, विक्टोरियन नॉवेल्स, और उसके बाद अब लास्ट स्टेप है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स। ओके, इसमें कौन कौन से राइटर हैं फ्रेंड्स? इन सभी के नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, आप नोट डाउन कर लेना। फ्रेंड्स, हमारा अगला आईएमपी टॉपिक है नॉन फिक्शन प्रोज। लोग ओरिजिन बातों पर लिखते थे, नेचर एलिमेंट्स पर लिखते थे और इसके डेवलपमेंट फिर इसी से शुरुआत हुई। कुछ राइटर्स ने फिर इमेजिनेशन पर कुछ लिखा, जैसे कि कुछ स्टोरीज को उन्होंने इमेजिन किया और उस स्टोरीज को नोवेल के हिसाब से लिख दिया। कुछ बातें रियलिटी पर भी आधारित होती थी जैसे इमेजिनेशन पर थी। फ्रेंड्स, नॉन फिक्शन में लिखा जाता था जर्नलिज्म पर, एंटरटेनमेंट पर, फिलोसॉफी की कुछ बातें उनमें बताते थे, रिलीजन के बारे में यानी कि धर्म के बारे में कुछ बताते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स। नॉन फिक्शन प्रोज में सिर्फ इतना ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्या देखना है, उसका अप्रोच, उसकी मेथड क्या थी या फिर उसकी टेक्निक क्या थी, जिस वजह से कि इस इंग्लिश को एक बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। तो उस लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स क्या थे, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप हम उसके फंक्शनल जान लेते हैं। उस इंग्लिश की टीचिंग मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड होती है, उसमें ग्रामर होता है यानी कि ट्रांसलेशन मेथड्स भी होती है अवेलेबल, उसमें ऑडियो की भी मेथड होती है। ये कम्युनिकेटिंग की इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है जिसे टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभी स्टेज पर अवेलेबल है और शायद ही इसके बारे में मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, उनकी प्रोग्रेस किस तरह से हुई है, वही हमें यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए सिमिलर टॉपिक है लेकिन सिमिलर बातें इसमें नहीं आती। इससे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, मतलब वहाँ पर इंटरनेशनल तरीके से वहाँ पर हम उसे सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इंग्लिश इन इंडियन हिस्ट्री, हमें इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से राइटर्स हैं और इंग्लिश की इंडिया में कितनी डेवलपमेंट है और किस तरह से है, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें शुरू करना होगा कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई, इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कैसे आई। अब देखिए 18th सेंचुरी में एक एक्ट आया था जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। उसमें सबसे पहले ऐड किया था इंग्लिश लैंग्वेज को। फिर आगे चलकर ठीक 10 साल के बाद जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, फिर इस एक्ट में उसकी प्रोग्रेस होने लगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। 19 साल के बाद वर्ल्ड डिस्पैच नाम का और एक एक्ट आया और उसके बाद आया हंटर कमीशन, जिसने तो इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में बहुत ही बड़ी जगह बना कर दी। उसके बाद सैडल कमीशन आया और यहाँ से फिर उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल भी स्पीडली होने लगी। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोग्रेस होती चली गई। और एट द एंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है इंडियन राइटर्स। अब देखिए प्रोग्रेस तो हो चुकी थी लेकिन अब इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में राइटर्स भी आने लगे
राइटर्स ही हमारा मेन थीम है इस इंग्लिश लिटरेचर की। तो यहाँ पर मैंने कुछ फेमस इंडियन राइटर्स के बारे में बताया है। जो यहाँ पर लिस्ट है वो दिख रही है आपको, उसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज कर। दोस्तों, R.K. नारायण, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। राइट। हमारा UGC नेट इंग्लिश पेपर 2 का अगले सिलेबस में अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल स्टडी। सबसे पहले तो इसमें हिस्ट्री जान लेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई कल्चरल की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसकी हिस्ट्री जानना, बाद में उसकी डेफिनेशन निकाल लेना, थियोरी एंड मेथोडोलॉजी को निकाल लेना। कल्चरल स्टडी में कौन से इशू है, कौन से कॉन्सेप्ट्स है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या अप्रोच है। साथ ही में जानना ज़रूरी है कि फेमिनिज्म क्या होता है। मैक्सिज्म, फेमिनिज्म, रेस एंड कल्चरल, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फेमिनिज्म ये पर्टिकुलर खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर एक वीडियो ही डालूंगी, उसमें हम उस पर डिटेल में जान लेंगे। इसमें और ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलर कल्चर। उसके बाद इसमें IMP टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्सेप्शन और प्रोमिनेंट कल्चर थ्योरी स्टुअर्ट हॉल। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म यानी क्या? टीकाकार। तमाम जो राइटर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा है, तो गलतियाँ निकालने वाले गलतियाँ निकालते हैं, वही काम करते हैं क्रिटिक लोग। यानी कि उसमें जो क्यूरीज है, उसमें जो गलत बातें हैं या फिर जिस पर एक्शन लिया जाता है या फिर एक्शन लिया जा सकता है, ऐसी कुछ बातों को वो नोट आउट कर उससे अलग रखते हैं। उनके बारे में फिर थियरी लिखी जाती है जो उनके नाम से फिर पब्लिश होती है। जो भी इन मिस्टेक को निकालता है उन्हें कहते हैं क्रिटिसिज्म। जो भी निकालता है उन्हें कहते हैं क्रिटिक। और इन सभी क्रिटिक लोगों का कलेक्शन होता है क्रिटिसिज्म में। यानी कि ये एक स्पेशल थियरी है जिसमें क्रिटिक लोग शामिल होते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे तो ग्रीक प्लेटो की थियरी इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल की पार्ट ऑफ ट्रेजेडी फेमस है। इसके डेवलपमेंट फिर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इससे फिर इसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टिंग में इसके सबसे फेमस राइटर थे हॉरेस, लॉन्गजिंग्स, सिडनी, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, शेली एंड हैजलिट। उसके बाद आया न्यू क्लासिकल एज, उसके बाद आया न्यू क्लासिसिज्म, उसके बाद आया रोमांटिसिज्म। इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड राइटर बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके बाद आई 19th सेंचुरी, उसके बाद रेनेसन आया, बाद में मिडिवल पीरियड आया और उसके बाद उसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है यहाँ तक ही स्टॉप हो जाती है। और इसके बाद फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स के वर्क में से खामियां निकालते चले गए, जिस वजह से क्या हुआ, एक फ़ायदा ही हुआ लोगों को, व्यूवर्स को, क्योंकि जो गलत बातें थी वो उनके सामने रिप्रेजेंटेड होना बंद हो चुका था उससे। और जो क्रिटिक लोग थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होने लगे थे। इस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म बढ़ता चला गया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसके फंक्शन और टाइप्स। हमारा अगला टॉपिक है लिटरेरी थियरी, या फिर उसे हम पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड भी कह सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड की एज में ये थियरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। अब देखिए लिटरेरी थियरी में क्या था, जैसे कि फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू एरिस्टोटलिज्म 1930 में प्रेजेंट किया गया था। अब देखिए ये जो कुछ भी मैंने बताया ना, इनकी थियरी थी और ये आता है लिटरेरी थियरी में। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक थियरीज को यहाँ पर रखा है, आप इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज कर और इन सभी थियरीज को डिटेल में जानने की कोशिश करना। इतना ही है इस लिटरेरी थियरी में, इसे आप नोट डाउन कर लेना। हमारा अगला और सबसे लास्ट टॉपिक है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। यानी कि हमें इंग्लिश में जो रिसर्च हुई है उसकी मेथड क्या थी और उसका मटेरियल क्या था इंग्लिश लैंग्वेज में, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ के IMP टॉपिक्स है रिसर्च इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, फिर रिसर्च के टाइप्स कैसे थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी थी, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थेसिस और हाइपोथेसिस, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद रिसर्च टूल्स, सैम्पलिंग, क्लियरिटी, प्रिसिशन एंड एकेडमिकल एक्सप्रेशंस। उसके बाद आएगा राइटिंग द रिसर्च पेपर एंड सबमिशंस। इन शॉर्ट अगर इन टॉपिक्स के बारे में बताओ तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिसर्च थी उसकी मेथड क्या थी। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सर्च करने में, उसका रिसर्च करने में, उस पर काम करने में, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कुछ लगा उसके बारे में ही इस पर क्वेश्चन आएंगे। उस वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे नोट डाउन कर लेना और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करना। NTA UGC नेट ने जो कंडक्ट किया है वही सिलेबस मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी डिटेल में आपको बताया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उस पर से ये बिल्कुल भी डिटेल में टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालोगे तो यही टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक्स पर से क्वेश्चन आते हैं। उस वजह से आपको इतने टॉपिक्स बिल्कुल भी डिटेल में समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जितना भी हमने अभी सिलेबस देखा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ राइटर्स। हमें देखना है कि कौन सा राइटर किस एज का है या फिर किस टॉपिक से बिलोंग करता है, यानी कि वो क्रिटिक है या फिर वो फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ में आता है या फिर वो नॉन फिक्शन प्रोज में आता है या फिर वो ड्रामा में तो नहीं आता। ऐसा हमें देखना पड़ेगा, उनके नोटेबल वर्क्स को जानना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस देखा था, उस राइटर का नाम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उस वजह से हमें राइटर पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ट्राई करूँगी कि हर एक राइटर पर हर एक नया वीडियो हो, जिस वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। अगर देखिए, हमने अगर राइटर्स को क्लियर कर लिया एक बार, तो यहाँ का हमें 70% सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप भी इन हर एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करना, मन लगा के पढ़ना। ऑनेस्टली एक-एक वर्क बेमिसाल है और एक-एक वर्क में जो स्टोरीज़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, हमें लगता ही नहीं ये सिलेबस है। उस वजह से आप इसे पढ़ाई के हिसाब से नहीं, लेकिन एन्जॉय कर कर पढ़िए। ये भले ही सिलेबस है, लेकिन जो राइटर्स हैं उन्होंने जो लिखा है और अगर हमें ये सिलेबस में है, तो सोचिए वो राइटर्स ने जो लिखा है वो कितना फेमस वर्क होगा। और हम लकी हैं कि उन वर्क्स को हम सिलेबस के ज़रिए ही सही लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। उस वजह से बहुत ही अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हमें जानने को मिलेगी। देखिए, शेक्सपियर के कुछ बहुत ही बेमिसाल वर्क्स हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाए हैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। और ऑनेस्टली अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती होंगी और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में और भी बहुत कुछ जानना है या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो और अगर वाकई आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिस वजह से मैंने डाली हुई हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करेगी, जिस वजह से मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आई नीड योर हेल्प। वीडियो को लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करना। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड वंस अगेन, अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।